मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन कोई भी सियासी दल हो, और इस पर मैं सियासी प्रवक्ताओं से टिप्पणी नहीं लूंगा, फिरोज जी अगर गलत हो तो बात काटिएगा, ये वोट के समय तो समझ में आता है, वोट लेना होता है कि बड़ी बड़ी बातें कि समाज को आगे बढ़ा दे, मगर आमूल चूल परिवर्तन तो नहीं हुआ ना। वर्गीकरण का विरोध करने लगे ना सब, SC ST वर्गीकरण का, या तो बोल नहीं पाए या चुप्पी साध लिए या बोल नहीं पा रहे। भाई वर्गीकरण SC ST में भी लगे, क्रीमी लेयर नहीं कह रहा हूं, और OBC में भी लगे, सिर्फ 2 या 3 लोगों को क्यों फायदा मिले? नहीं, वो एक डिबेटेबल विषय है और नहीं, डिबेटेबल नहीं है, इस पे कोई बोलना चाहता ही नहीं है। इस नहीं, पे मैं बोल सकता हूँ पर नहीं, आप बोलेंगे। मैंने आर्टिकल लिखा है, पूरा अच्छा लिखा है इसके ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो पिछड़े और दलित की पॉलिटिक्स है, राजपाल जी यहाँ पर बैठे हैं, लोग बैठे हैं, पिछड़े और दलित राजनीति पर 50 के दशक में बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर मिनिस्टर थे और उनके पास कांग्रेस के कुछ नेता आकर के बैठे और उनसे बात करी, तो रात के अंधेरे में, रात में 1 बजे बाबा साहब के पास कुछ दलित नेता पहुंचे, पिछड़े नेता पहुंचे कांग्रेस पार्टी के। तो बाबा साहब ने कहा क्यों मेरे पास क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि हम तो बोल नहीं सकते, हम तो गूंगे बहरे की तरह रहते हैं अपनी पार्टी के अंदर, आप हमारी बात उठाते हैं, जो समस्या उठाते हैं, तो हमको कुछ हिस्सेदारी मिलती है। ये दलित पॉलिटिक्स का बहुत बड़ी विडंबना है, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस काम के लिए बड़ी राजनीतिक दलों ने उनको रखा है वो काम वो करते ही नहीं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि दलित नेता, दल का दलित नेता कभी दलितों का नेता नहीं हो पाता, पिछड़ा दल का पिछड़ा नेता कभी पिछड़ों का नेता नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी समस्या, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये डेमोक्रेसी है अभी ये चल रही है। अभी पूरी, अगर हम कहें कि स्वस्थ लोकतंत्र हो चुका है या लोकतंत्र बिल्कुल युवा हो चुका है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये सब मगर शैशव काल से आगे निकल गया है। स्थिति खराब है। फिरोज जी, अब जिस दौर में राजनीति है और जिस तरीके से विपक्ष, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या एकजुट विपक्ष के साथ NDA के कुछ दल, जिस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, और हमको याद रखना चाहिए कि जो आंकड़े बिहार के आए हैं 63% निकले। अनुप्रिया पटेल ने फूलपुर में यह बात बोले जो पिछड़े माना जा रहा था कि 52% होंगे, वो 63% वहां निकल गए और अब बहुत ज्यादा नंबर हो गया। मुझे लगता है कि ये 89 का दूसरा पार्ट अब शुरू होगा, जब भी जाति जनगणना होकर नंबर सामने आएंगे। आप क्या देखते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं इन मांगों को लेकर? अब अनुप्रिया पटेल भी कह रही कि जाति जनगणना होनी चाहिए। पुष्कर जी, अभी डॉक्टर प्रवेश ने एक बात कही कि 80 के पहले की राजनीति और 80 के बाद की, बिल्कुल सही कहा। 80 के पहले की राजनीति में पिछड़ा एक वर्ग था और 80 के बाद की राजनीति में पिछड़ी जाति के तौर पर लोग अपने को और छोटे दायरे में उन्होंने समेट लिया। वर्गीय चेतना की बात ही नहीं है, अब जातीय चेतना की बात है, उस पर मुलम्मा कोई भी चढ़ाया जाए। अनुप्रिया पटेल को यह जानने में बिल्कुल रुचि नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कितना है। उनकी तो यह जानने में रुचि है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति की आबादी। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर जी की रुचि जो है वो इसमें है, नहीं है कि पिछड़ा वर्ग कितना है, उनकी राजभर जाति की आबादी कितनी है। और क्षमा कीजिएगा, सपा के नेताओं की भी रुचि इसी तरह की है कि उनकी रुचि भी जो है वो यादव कितना है, कुर्मी कितना है, मौर्य कितना है, और इस पर बहुत विस्तार से बात बढ़ती चली। और क्योंकि वर्ग नहीं बन पाया पिछड़ा, और उसका दुष्परिणाम यह है कि इस वर्ग के लिए जो कुछ हुआ वो दबाव में हुआ हो, राजनीति में हुआ हो, 2 व्यक्तियों ने किया प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है। उन दोनों को पिछड़े वर्ग में कभी भी श्रेय देने वाला कोई नेता सार्वजनिक मंच से मुझे नहीं दिखता। एक VP सिंह, बिल्कुल, दूसरे अर्जुन सिंह।
और इन दोनों को पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए कोई कोशिश की है, इसका श्रेय देने के लिए तैयार नहीं है। जहां वीपी सिंह ने नौकरियों में आरक्षण लाकर, ठीक है वो राजनीतिक तकाजा था, उस पर एक अलग बहस हो सकती है, दिया, जिसका श्रेय लाभ आखिरकार उस वर्ग को मिला। दूसरी तरफ अर्जुन सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई में जो रिजर्वेशन दिया, उसका भी लाभ वर्ग को मिला। लेकिन इस वर्ग ने, क्षमा के साथ कहूंगा, कभी भी इन दोनों नेताओं को यह श्रेय नहीं दिया और इनके समाज में इनको निकृष्ट समझ लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसे और आगे बढ़ाया जाए तो बहस लंबी होगी। राजपाल जी, मैं आपके पास आता हूं। रोहित जी ने एक सही बात कही, बोले आप जाति जनगणना मांग लीजिए, आप नंबर जान लीजिए। देने के समय अगर जातिगत जनगणना अब हो ही जाएगी, मुझे लग रहा है जिस तरीके से संघ ने इशारा किया है, अब आप लोगों का दबाव, आप लोग कहेंगे, राहुल गांधी अपना कहेंगे, रोहित जी की पार्टी अपनी बात कहेगी, लेकिन अब जाति जनगणना, अगली जो भी जनगणना होगी वो मुझे लगता है जाति उसमें निकल कर आएगी। लेकिन जो मैंने फिरोज जी से बात कही, अब हिस्सा देने की बारी आएगी, तब आप लोगों पर, सबसे बड़ा सियासी दलों पर यह जिम्मेदारी होगी। क्या वो आप लोग मंजूर है आप लोगों को? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इसीलिए जाति जनगणना की बात उठाई थी। जब यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 46-56 एसडीएम यादव हो गए और सदन में बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं और सूची नहीं है, जबकि संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनको सदन की पटल पे रखनी चाहिए थी वो सूची। जब इन्होंने अफवाह फैलाई कि इटावा, मैनपुरी और इधर एरिया के ही सब पुलिस में भर्ती होते हैं, तब सूची आप निकालोगे तो पता लगेगा बात पर सबसे ज्यादा भर्ती होते। तो ये केवल अफवाह फैलाई, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी तो लगातार से मांग कर रही है। अब इनकी पीड़ा, सबके कष्ट क्या है जो पीडीए माननीय अखिलेश यादव ने सब जातियों को टिकट दे दिया, सभी जातियों का समायोजन उत्तर प्रदेश में कर दिया, तब इनको याद आ रहा। रोहित जी सुन लीजिएगा राजपाल जी का जवाब। नहीं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो सदन में कहा था कि थोड़े दिन बाद देखना है कि बीजेपी भी जाति जनगणना की बात करेगी, क्योंकि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए लाया, पीडीए फार्मूले के आगे एनडीए धराशायी हो गई उत्तर प्रदेश में, एनडीए धराशायी हो गई। और जहां से प्रधानमंत्री जाते हैं, जहां से पूरी सरकार, और प्रधानमंत्री को भी मुंह की खानी पड़ी, थोड़ा सा चूक गए, नहीं तो प्रधानमंत्री भी चले जाते। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए फार्मूले ने, जो देश में पीडीए फार्मूला लागू होने जा रहा है माननीय अखिलेश यादव का, और उस पीडीए फार्मूले की वजह से इनको याद आ रहे पिछड़े दलित, लेकिन ये केवल छलावा है। ये पिछड़े दलितों के हितैषी नहीं हो सकते। अगर पिछड़े दलितों के हितैषी होते तो ये 20-22 दिन नहीं निकले होते न्यायालय से जो निर्णय आया, ये 2 दिन में निर्णय हो जाता। और ये चुनाव 22 में भी इन्होंने चुनाव में जब धरने पे मैं गया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था एक लड़के को, केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ धरने पे आंदोलन में था, उसका हार्ट अटैक हो गया, कोई उनका मंत्री देखने नहीं गया। इतनी मतलब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि वो अस्पताल में एडमिट है और उसका हार्ट अटैक हो गया। तो ये बताइए, ये कितने दिन आंदोलन में रहे? अगर ये हितैषी होते तो ये चाहे बैठे हैं। मैं पूछता हूं, क्योंकि छात्रों के लिए हाथरस में जयंत चौधरी ने सड़कों पर उतर के लाठी खाई थी। मैं रोहित जी के पास जाऊंगा, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं। मुख्यमंत्री जो मार रहे हैं उन्हीं के साथ में तो खड़े हैं। अरे वो बताएंगे ना, आप उनकी बात ना करें, वो रोहित जी बताएंगे। लाठी चलवा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, डेली पीटे जा रहे हैं, डेली पीटे जा रहे हैं इन्हीं लोगों की बदौलत। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और ये रोहित अग्रवाल और जयंत चौधरी की वजह से पीटे जा रहे हैं। रोहित जी मैं आऊंगा, 2 मिनट एक सवाल पूछ लूं। मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया, करहल में जाके दिया, मालूम होगा आपको, बोले जाति में मत बटिएगा। इनके तो विदेशों में आइलैंड है, इन्होंने खरीद रखा है,
लूट रखा है। लगातार वो ये बात बता रहे हैं कि जातियों में मत बंटिए, और आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो आपके भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, पारिवारिक भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। और आज आपने देखा ही होगा। चैनल लगा लो। पुष्कर जी, चैनल जी पुष्कर जी, जी जी इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये तो सड़क छाप बात कर रहे हैं। ये तो सड़क गली का गुंडा भी कर सकता है, बदमाश भी कर सकता है, संवैधानिक पद पे बैठे हुए। अच्छा, आप लोग ये कहें कि बुलडोजर हम गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, तो वो जवाब दें तो ये भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से गिर रही है। नहीं, भाषा की मर्यादा उन लोग वही तोड़ रहे हैं। वो तोड़ जोड़ने ये पहले काटे जाएंगे, बटोगे तो बांटेंगे, बांटने काटने की बात तो कौन कर रहा है? और बुलडोजर की बात कौन कर रहा है? जब तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है बुलडोजर पे ये संवैधानिक नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो संवैधानिक नहीं है? अभी आज की दिसंबर नहीं है। ये देखिए, जो ये जब से हारे, एक तो उनको दो टेंशन है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए जीत गया। दूसरी टेंशन है दिल्ली से कब हटा दिए जाए। तो इनका खुद ही दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या बोले क्या न बोले। अखिलेश यादव पे टिप्पणी करने से पहले वो लखनऊ में लोहिया अस्पताल इंस्टीट्यूट जैसा एक इंस्टीट्यूट अस्पताल बना। ठीक है, मैं जाता हूं रोहित जी के पास। उनसे अरे बस करो राजपाल भाई, काहे खून जला राजपाल जी, बस हो गया कर लो। राजपाल भाई बस करो। ठीक। अरे सबको पता चल गया ये पीडीए का झूठ, सबको पता चल गया। अरे वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो कल तक छात्रों के लिए लाठी खा रहे थे, वो अब छात्रों पे लाठी चलवा रहे हैं उनके गैंग में जाके। ऐसा है, नहीं वो तो मैं बताता हूँ इनको। 3-4 चीजें बता देता हूँ मैं। एक तो ये है कि भाई साहब, हमने बिल्कुल लाठियां खाई हैं। हाथरस में दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमने लाठियां खाई हैं। और वो जो लाठियां हमने खाई थी वो हमारे लिए तमगा है कि हमने लाठी खाई थी। आपके नेता क्योंकि ट्विटर के बाहर ही नहीं निकलते तो उनको लाठी कहां से पड़ेगी? माननीय मुलायम सिंह जी ट्विटर के बाहर निकलते थे, सड़कों पे जाते थे, न्याय की बात करते थे तो उनको लाठियां पड़ी थी। तो हमारे नेता न्याय की बात करते हैं तो उनको लाठियां पड़ी हैं। अरे भैया, मुलायम सिंह की तारीफ कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत है क्या आपको? मुलायम सिंह की तारीफ कर रहे हैं उसमें भी आपको दिक्कत है क्या?